हेलो, नमस्कार भाई। मैं जागो न्यूज़ से सचिन कुमार, आपका चैनल जागो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भ्रष्टाचार, शिक्षा और पर्यावरण। जब सवाल हमारे, जवाब आपके। तो आइए, हमारे बीच में आए हुए हैं शिवरतन सर जी, जिनके माध्यम से हम सवालों के जवाब लेंगे। तो शिवरतन जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए। योगी राज में शिक्षा का स्तर है, क्या यह सही है? सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जागो न्यूज़ में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने एक बार फिर मौका दिया मुझे, और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा दिए गए सवालों का जवाब मैं पूर्ण स्पष्टता के साथ दे सकूं। और जैसा कि आपने अभी पूछा है, सवाल मेरे सामने रखा है, आज के वक्त को देखते हुए बहुत अच्छा प्रश्न लगा आपका। जैसा कि आपने कहा है कि योगी राज में शिक्षा का स्तर है, वो कैसा है कैसा नहीं है, मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा का स्तर तो अच्छा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो मेरे लिए शिक्षार्थी और जिसको कि देश का भविष्य कहा जाता है, ये बिल्कुल भी मुझे रास नहीं आता है। जैसा कि बीती रात रिजल्ट भी जो निकला, जो परिणाम घोषित हुआ, हर सरकार हमेशा दूसरों पर उंगलियां उठाती है कि आपने अपनी सरकार में शिक्षा को इस तरह से गिराया, आपने शिक्षा में ये व्यवस्था लागू की। जैसा कि योगी सरकार में भी शिक्षा नीति जो लागू हुई है, जिससे कि बहुत असंतुष्टि है, और मैं चाहूँगा कि असंतुष्टि को बनाए रखने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो लगे रहें, कामयाबी मिलेगी। और आए दिन नए नियम बन रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा शायद ये है कि आप शिक्षा के बारे में ज़्यादा कुछ विवेचना दूँ, काफ़ी कुछ कह चुका हूँ कम शब्दों में। सर, आपका बहुत बहुत जवाब अच्छा है और बहुत बहुत अच्छा बोला। हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि योगी जी शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं, पर शिक्षा ऐसी भर्ती में जिनके वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, क्या यह सही है? बताना चाहेंगे आप? सचिन जी, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो योगी जी का जो शब्द है, गुणवत्ता शब्द जो प्रयोग करते हैं, वो मुझे वास्तविकता में मजाक लगता है। मेरे संज्ञान में आज भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि मेरे साथ ही कार्यरत थे, और उन्होंने मेरे साथ में कई साल वर्क किया है, और मैं उनके शिक्षण लेवल को जानता हूँ, खूब अच्छे से जानता हूँ। और विद्यार्थी जैसा कि उनकी डिमांड बहुत कम किया करते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो वो आज सरकारी जॉब पर हैं, कार्यरत हैं। उन्होंने पिछले जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने ड्यूटी भी निभाई है, और कासगंज ब्लॉक के ही क्षेत्र में वो कार्यरत हैं। और उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, आप इतने से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि शिक्षा का स्तर किस तरह का हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, आपकी बातों से। तो आपने सर एक बात कही थी, इसमें आज ऐसे भी शिक्षित लोग हैं जिनको वर्णमाला का प्रयोग होता है। क्या आप परिणाम दिखा सकते हैं, इनको प्रमाण कर सकते हैं? सचिन जी, जैसा कि आपने प्रश्न रखा है, काफ़ी दुविधाजनक प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने ही रिलेटिव टाइप के होते हैं जो कि दूर के रिश्ते में ले आते हैं। आप कहीं, ये तो है नहीं कि अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इसको पता कर सकते हैं, आप अपने आसपास के क्षेत्र में ही इनको देख सकते हैं कि ये लोग हमारे बीच में ही रहते हैं, और इनका अगर नाम लो तो फिर इनको दुविधा भी हो सकती है और हमको भी हो सकती है। लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ, यूट्यूब पर इस बात का प्रूफ है, जब 69,000 भर्ती हुई थी तो मैंने खुद इस चीज़ को एनालिसिस किया था कि आप एक एक परिवार में 3-3 लोग जिस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, और उनसे तमाम चैनल वाले, हमने ही नहीं, मैं तो एक छोटा सा एक सैंपल लेकर के आपके बीच में हूँ। तमाम चैनल वालों ने इन्होंने वार्ता भी की, तो तमाम बहाने कर दिए गए। इनसे पूछा गया कि आपने कहाँ कोचिंग की, कोई जवाब नहीं था इनके पास। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भर्तियाँ हो रही हैं, चाहे वो 68,000 हो, चाहे 69,000 हो, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर कि विद्यार्थी के अंदर योग्यता नहीं है, बहुत योग्य है। यदि योग्यता नहीं होती तो मैं योगी जी को ये खुला चैलेंज कर सकता हूँ
कि जो हमारे यहाँ पर प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं जिनका कि शिक्षण स्तर बहुत अच्छा है और वहाँ पर बहुत योग्य शिक्षक हैं, और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को सिर्फ सरकारी कामकाज से फुर्सत नहीं है, उनको मिड डे मील खिलाने से फुर्सत नहीं है, उनको विद्यालय में आए व्यय का खर्चा बनाने से फुर्सत नहीं है, उनको विद्यालय में ड्रेस का कलेक्शन कब आना है, किस साइज का आना है, कहाँ से लेना है, इस तरह की जो जिम्मेदारियाँ दे रखी हैं उनसे फुर्सत नहीं, वो पढ़ाएंगे क्या। तो मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारे पास गुणवत्ता वाले शिक्षक हैं, हमारे पास सिर्फ गुलामी करने वाले शिक्षक हैं। गुणवत्ता वाला फिर नहीं, गुणवत्ता और गुलामी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। सही बात कही आपने सर। ये बात तो मैं भी मानने को तैयार हूँ कि आजकल ये जो आय व्यय का चल रहा है सरकारी कॉलेज में, सरकारी विद्यालयों में जो चल रहा है, ये आय व्यय का ही चल रहा है, इसी में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपसे ये जवाब आपने दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो सर हम आपसे और एक और क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं कि आप एक क्वेश्चन और बताएंगे। तो 69,000 भर्ती में अमृता ठाकुर ने बयान को नहीं मानना या गलत ठहराया और रिटायरमेंट समय से पहले बिना विदाई के करना, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, मैं अमिताभ ठाकुर जी जो हमारे IAS रैंक के हैं, अधिकारी ग्रेड पर लखनऊ में पोस्टेड थे, मैं उनका बहुत बहुत आभार, सम्मान और उनके लिए जितने उनके बारे में शब्द कहे जाएं, आज के वक्त में इतना ईमानदार और वफादार व्यक्ति तलाशने से दिया लेके ढूंढने में, वो कहावत है ना गांव की देसी, कि दिया लेके ढूंढना वो भी शायद है कि फेल हो जाए। वास्तविकता में अमिताभ जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और विद्यार्थियों के हित में उन्होंने जो कदम उठाया था कि लखनऊ के एक विद्यालय का उन्होंने रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किया था। मैंने ऐसा फेसबुक के माध्यम से देखा था, जो ग्रुप हैं उसमें तमाम चर्चाएं रहती हैं, अमिताभ जी के बयान भी रहते हैं, विद्यार्थियों का भी रहता है, और उन्होंने उसमें बताया भी था कि एक विद्यालय में लखनऊ का जिसके कि 3 रूम का रिजल्ट एक जैसा ही था, लेकिन अमिताभ जी ने इस चीज़ को कदम उठाया तो उनको गलत ठहराया गया। योगी सरकार में अगर ईमानदारी और भ्रष्टाचार के प्रति बढ़ावा है तो मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी कहीं झलक आती है। अगर ईमानदारी झलक आती तो शायद अमिताभ ठाकुर को रिटायरमेंट से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता, और ना ही अमिताभ ठाकुर जी को ऐसा होता कि विदाई के लिए स्वयं लेटर लिख करके सरकार के पास भेजना पड़ता कि मेरी विदाई की जाए। एक सम्माननीय व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा सम्मान किया जाए, जिसको सम्मान है वो सम्मान है। और अमिताभ जी आप काफ़ी सम्मान के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अमिताभ जी के बारे में बताया। आपने जो हैं बहुत बहुत माननीय, तो उनको स्वयं अपने आप से मजबूरी में बोलना पड़ा, तो इसके लिए मैं अब उनके लिए क्या कहूँ। बट एक और सवाल करता हूँ जी, तो भ्रष्टाचार दूर करने की बात को लेकर सरकार में आए थे, अपने कितने प्रतिशत दूर किया, ये बात क्या है? योगी जी अपने आप में खुद मजाक बन चुके हैं। जो एक वक्त सरकार लाने से पहले मोदी जी और योगी जी कहा करते थे कि हम देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। आज अगर देखा है भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विजय माल्या और नीरव मोदी आज देश से गायब क्यों? इसका क्या मोदी जी या योगी जी या बीजेपी के जितने भी सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने दिग्गज नेता हैं, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। अभी चंद दिनों पहले नीरव मोदी का बयान था कि मैं भारत इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ की जेलों में मेरे लायक रहने की सुविधाएं नहीं हैं। तो अंदाज़ लगाइए कि जो व्यक्ति एक भगोड़ा घोषित कर दिया हो, जिस पर कि राष्ट्रद्रोह जैसा आरोप लगा करके जिसको भागने जैसी कंडीशन है, उस व्यक्ति के बयान पर भी देश ने कोई रिएक्शन नहीं लिया, तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं? आपने सर ये जो बात कही विजय माल्या और नीरव मोदी, तो ये सर कितने समय से पहले से बाहर हैं, कितने समय से? ये तो मैं अनुमानित अगर देखा जाए तो इनको पूरा लॉकडाउन हो गया लगभग, उससे पहले से लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उससे काफ़ी पहले से ये लोग अपने देश से बाहर हैं। जो कि किंगफिशर का मालिक है विजय माल्या, जिसने कि न जाने कितना करोड़ों का घोटाला किया है और संपत्ति लेकर के गायब है,
नीरव मोदी ये भी अपने देश से बाहर है। तो सर इनको सरकार क्यों नहीं यहाँ पर लेके आ रही है, क्या बताना चाहेंगे आप? मेरा तो मानना है कि सरकार इनसे खुद मिली जुली है, ये खुद इनके पक्ष में है, ये खुद नहीं चाहते। मुझे खुद लगता है कि सरकार चलाने वाले नीरव मोदी जैसे और विजय माल्या जैसे ही लोग हैं जो कि देश को चलाने में सहयोग प्रदान करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल कि ये मोदी जी या योगी जी चला रहे हैं। अगर योगी जी चाहें और ये मोदी जी चाहें तो ये आ नहीं सकते हैं क्या सर? हाँ, क्या चाहने से क्या नहीं होता। जब इन्होंने चाहा तो राम मंदिर बना। हम न जाने कब से माननीय हमारे कल्याण सिंह जी जो आज काफ़ी दयनीय स्थिति में बीमार हालत में और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उमा भारती जी हैं, काफ़ी नेता हैं जिन्होंने कि इनमें सहयोग प्रदान किया है। तो चाहने से क्या नहीं होता। जब धारा 370 हट सकती है, राम मंदिर बन सकता है, तो क्या ये मामूली सा काम नहीं हो सकता कि इन भगोड़ों को देश में बुला करके इनके प्रति कार्रवाई किया है? लेकिन ये खुद नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जवाब एकदम सटीक था और बहुत ही अच्छा था। हम इस बात से बहुत सहमत हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये वीडियोज़ हैं वो उसको देखकर उसी के आधार पर चलने की थोड़ा कोशिश करें। तो सर हमारा एक और क्वेश्चन है, आप नगरीकरण करते समय लंबे चौड़े मार्ग बनवाते हैं और वृक्षों को कटवाते हैं, और कितने कटे हुए वृक्ष उनके घोटाला होता है, कितने वृक्षों को लगवाकर उनकी बड़े होने की उम्मीद करते हैं हो जाती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा देश काफ़ी कुछ मोदी जी बोलते हैं कि हमारा देश क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छे से तकनीकियों का प्रयोग कर रहा है। हमारा देश न जाने कौन कौन सी योजनाओं को बना करके ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम काफ़ी ऊंचाई पर जा चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए नगरीकरण के क्षेत्र में देखा जाए तो मैं माननीय मोदी जी और योगी जी से कहूँगा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो रोडों का जो 6 लेन 4 लेन किए जाते हैं, क्या इनका जो ब्यौरा बनता है उससे पहले वृक्षारोपण के लिए, जैसा कि मैंने अभी देखा है, मैंने काफ़ी देखता हूँ, टेक्निकल हो गया है काफ़ी कुछ और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी होता है, विदेशों में होता है। यदि कहीं पर रोड बनते हैं तो वहाँ पर पुराने वृक्ष जो अच्छे हैं, एक लंबे समय से हैं, उनको क्या किया जाता है, आधुनिक मशीनों से उखाड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको लगाया जाता है। पौधा ज्यों कहता है उसकी ग्रोथ होती है। क्या हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता? ये तमाम। अच्छा, दूसरी चीज़, एक भी चीज़ और, जब कोई रोड बनता है तो रोड बनने के साथ साथ उसमें ऐसा क्यों नहीं होता कि वृक्षारोपण साथ में हो, जिससे कि रोड बने तब तक वो वृक्ष कम से कम अपनी 10% ग्रोथ पूरी कर सके। ज़्यादा नहीं कहता, 10%। किसी कार्य को करने में सालों लग जाते हैं। तो फिर क्यों नहीं ऐसा होता कि पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वृक्षारोपण कराते हैं, तमाम कार्य कराते हैं। तो फिर वृक्षारोपण करने की जिम्मेदारी क्या केवल एक आदमी की है कि वो वृक्ष खरीदे, फिर वो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर कि मैंने आम का वृक्ष लगाया, उसको के एक सेल्फी लेकर के डालना, केवल वहीं तक सीमित है क्या? ऐसा नहीं है। ये सभी को ध्यान में आना चाहिए कि हमें वृक्षारोपण किस तरह से कराए। जनता तो वृक्षारोपण कर ही रही है, हर व्यक्ति अपने घर, मकान, खेत में वृक्ष लगाता है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नए नगरीकरण में, नए रोड बनने पर, रोडों की चौड़ीकरण होने पर वृक्षों को नए सिरे से, समय से और उपयोगी वृक्षों को लगाना चाहिए। तो अति उत्तम रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इससे ज़्यादा शायद और अच्छा उपाय क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपने सुलहकारों से इसके बारे में सलाह मशवरा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये जो बात आपने कही जो वृक्षारोपण की, जो वृक्षारोपण मशीनों द्वारा, क्या अपने यहाँ इंडिया में यानी भारत में ये जो मशीन उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ पर अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, किसी महानगर में नहीं देखा, लेकिन विदेशों में जब राफेल जैसी चीज़ यदि भारत को आवश्यकता है तो राफेल और तोप आ सकती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वृक्षारोपण जो देश के लिए सबसे अच्छा पर्यावरण बचाने का उपाय है, तो मशीनें भी आ सकती हैं। जी जी, ज़रूर आ सकते हैं। आपकी बात बहुत बहुत अच्छी है सर। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो वृक्षारोपण वाले सहयोगी हैं उनसे वार्तालाप करें
तो सर आपका जो इस सवाल का जो जवाब था बहुत सटीक था, बहुत अच्छा था। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर मेरा एक और सवाल है, जब किसी राजकीय विद्यालय बीडी एंड बीटीसी विद्यालय को मान्यता दी जाती है तो क्या सही से जांच होती है ताकि विद्यार्थी का समस्या न हो? हाँ जी, शिक्षा के लिए एक ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने कि वास्तविकता में जो विद्यालय का इन्वेस्टिगेशन होता है किसी मान्यता देने से पहले, वो मुझे नहीं लगता कि सटीक तरीके से होता है। जो भी आयोग या कोई भी भेजता है एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को भेजता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही जांच होती है। मैं वर्तमान में कई ऐसे स्कूल हैं जिनको मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि अभी मैं हाथरस का ही एक विद्यालय ले लेता हूँ। हाथरस में जंक्शन पर, जी हाथरस जंक्शन से आपका एक विद्यालय है जो कि 15 किलोमीटर गांव के अंदर पड़ता है, जिसको कि विद्यालय में जब मान्यता दिखाई गई होगी तो मेन रोड से दिखाने के बजाय वो उसका दूसरा मेन रोड दिखाया गया। कायदे में जो मेन रोड है वो आपका ये मान के चलिए विद्यालय से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में फिर उस रोड से दूसरा रोड भी मेन रोड जो आता है, मुख्य रोड जो आता है जिसपे कि आयात निर्यात उचित है, उस रोड की दूरी 15 किलोमीटर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या विद्यालय ऐसे उचित स्थान पर खोलने चाहिए? ये बिल्कुल गलत है ये बात। हालांकि उस विद्यालय की मान्यता आज रद्द हो गई है। मैंने उस पर स्वयं कार्रवाई किया है। मैंने डायरेक्ट प्राचार्य को स्वयं उस जगह पर क्रिया की है कि उस विद्यालय में पे इस तरह की व्यवस्था नहीं, उस विद्यालय में सिर्फ पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। मैं जानता हूँ। और उस विद्यालय में बीएड, बीटीसी, बीएससी, एमएससी सारी डिग्रियों को दे रखा है, यहाँ तक कि उसमें एलएलबी जैसी डिग्री भी है। तो ऐसी डिग्री से क्या फ़ायदा? जहाँ पर विद्यार्थी को पहुँचने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। विद्यार्थियों को मैंने ये देखा है कि पैदल किसी से गांव से कोई अगर जाता है तो उससे पैदल लिफ्ट मांग के तब बेचारा पहुंच पाता विद्यार्थी। और दूसरी चीज़, ऐसे क्षेत्र में विद्यालय का ये नकल केंद्र होता है। और तीसरी चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर फीस के मामले में उगाही बहुत अच्छे से होती है। यदि आप वहाँ पर प्रवेश को जाते हैं तो, यदि आप नहीं आते हैं तो, यदि आप मार्कशीट लेने जाते हैं तो एडमिशन फार्म भरा जाता है, तो प्रवेश पत्र लेने जाते हैं, मार्कशीट लेने जाते हैं, हर जगह पर आपको टैक्स बतौर देना पड़ता है। तो इस टैक्स बतौर के पीछे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट नहीं सर्च कर सकती है इस चीज़ को? ये गवर्नमेंट क्या, ये हमारे विद्यालय के जो व्यापारी रूपों से जो प्रिंसिपल बने बैठे होते हैं, जो मैनेजमेंट बैठा होता है, ठेकेदार कहा जाए नहीं जी, जिन्हें अगर मैं ठेकेदार की संज्ञा दूँ, भ्रष्ट ठेकेदार की, तो ये गलत नहीं, ये बिल्कुल सही जा रहा है, अतिशयोक्ति नहीं है। और ये मनमानी तो करना इनके लिए है। अब गवर्नमेंट तो रूल बनाती है लेकिन ऊपर तक इसकी खबर नहीं पहुंचती है, और विद्यार्थी बाहर से प्रवेश कराते हैं और बाहर से आने के बाद इनसे विद्यार्थी सोचता है कैसे भी, जब इतनी दूर से आया हूँ तो मैं अपना शिक्षण काल कैसे भी पूरा करूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो पैसे 1 के 4 देता है, जहाँ उसको 10 रुपये की आवश्यकता है वो अपने खर्चे के लिए अगर 100 रुपये लाता है पर डे के हिसाब से, तो उसमें से उसको ज़्यादातर पैसे विद्यालय को देने पड़ते हैं, जिसमें से ज़्यादातर उसको खर्चा पानी इसलिए हो जाता है क्योंकि यातायात की सुविधा नहीं है। विद्यार्थियों को देख करके यातायात वाले जो वहाँ पर प्राइवेट वाहन चलते हैं उनसे उगाही अच्छी खासी होती है, विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे विद्यार्थियों भी से, और जो इंटेलिजेंट, जो टैलेंटेड बंदा है, जो टैलेंटेड विद्यार्थी है, उसको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती होगी सर। मुझे नहीं लगता कि अपने यहाँ पर के टैलेंटेड विद्यार्थी कि इस तरह के विद्यालय में जाता है। पहली बात, आज के वक्त में अगर देखा जाए तो टैलेंटेड विद्यार्थी आज के वक्त में मेरी समझ से उसे माना जा रहा है जैसे कि जिसके परिवार में धनाढ्य है। धनाढ्य परिवार का विद्यार्थी कभी भी इस तरह के विद्यालय में प्रवेश लेता नहीं है। वह या तो उच्च क्वालिटी की कोचिंग करके वो किसी अच्छे विद्यालय में जाता है, जैसे कि आपका एमटी कैंपस है नोएडा सेक्टर 121 में। एमटी कैंपस ऑल इंडिया सिर्फ 3 कैंपस हैं, एक जयपुर है, एक लखनऊ है और एक आपका नोएडा है। ये अपने आप में वो यूनिवर्सिटी है जिसकी की एक अहमियत है। तो ऐसी जगह पर जाने के लिए विद्यार्थी क्या है कि धनाढ्य परिवार के जाते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय और निम्न
वर्ग के विद्यार्थी नहीं आ पाते, उनके लिए ऐसे विद्यालय में, जैसा कि मैंने अभी एक विवेचना की, ऐसे विद्यालय में उनके साथ में बहुत कुछ अनर्थ होता है जो कि नहीं होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बोला था उससे मैं बहुत बहुत सहमत हूँ। तो सर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि जब आपके पास नौकरी नहीं है, यानी मेरा मानना यह है कि सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि जब आपके पास में नौकरी नहीं है जी, तो आप BTC एंड B.Ed क्यों प्रवेश कराते हैं? और मेरा मानना तो यह है कि चुनाव के लिए ध्यान एकत्रित कर रहे हैं। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सचिन जी, प्रश्न तो आपका वास्तविकता में आज को बेरोजगारी को देखते हुए काबिल तारीफ और बहुत सटीक प्रश्न है। मेरा अनुमान है कि जैसा कि सरकार ने अभी आए दिन देखता हूँ विद्यार्थी धरने पर बैठे हुए हैं नई भर्ती निकालते हुए, मुझे अंदाज़ा है कि 2019 में आपकी 69,000 भर्ती का शुरुआत हुई थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। और उस भर्ती में आज तक इतनी गड़बड़ियाँ हुई हैं कि जिसको कि सुनना समझने पर एक आश्चर्य होता है कि जहाँ पर इतनी ईमानदारी की बात की जाती है वहाँ पर इस तरह के संज्ञान आते हैं। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि जो ये B.Ed BTC के होते हैं, प्रवेश हो रहे हैं, मेरा अनुमान है कि प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी कम से कम इसमें प्रवेश लेते हैं और आने वाले 2 वर्ष में ये अपना कार्यकाल पूरा करके कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्रतिवर्ष ये अपना प्रवेश कराते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये मान लीजिए 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख पर ईयर विद्यार्थी BTC और इतना ही B.Ed, क्योंकि हर विद्यालय में 50 से 100 सीटें तक होती हैं। तो ये एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। जब गवर्नमेंट के पास नौकरियां हैं ही नहीं, यदि जिस हिसाब से हम प्रवेश कराते हैं और विद्यार्थियों को कोर्स कराते हैं, अगर उसके अनुसार यदि आधे विद्यार्थियों की संख्या में भी अगर जगह निकले तो मुझे अंदाज़ा है कि बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हालात आज खराब हैं, जिसमें कि देखा जाता है कि कम से कम पिछली बार जो 69,000 जो वैकेंसी भरी गई उसमें 14 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया। 14 लाख। अब अंदाजा लगाइए 69,000 जगह हैं और हमारे यहाँ पर सिर्फ बेरोजगारी में 14 लाख आवेदन बढ़ता है। ये कितना बड़ा मजाक है। योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है। तो क्या नौजवान बेरोजगार जो कि देश का भविष्य है, शिक्षक जो होता है देश का भविष्य माना गया है, जिसके द्वारा कि आपके बड़े से बड़े पद जहाँ पर आज मोदी जी बैठे हुए हैं वो भी किसी गुरु के शिष्य ही रहे होंगे। और मैं कहना चाहूँगा उनको विशेषकर शिक्षा विभाग में योगदान देने की ज़रूरत है। प्रतिवर्ष आपके लिए शिक्षा के लिए उचित विज्ञप्ति निकाल करके बेरोजगारी को दूर करें। ये मेरे विशेष बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन मैं एक बात कहूँगा सर, जो 2018 में जो वैकेंसी निकली थी रेलवे ग्रुप डी की जी 1,32,000 1,32,000 उसमें फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे? उसमें भी फॉर्म की संख्या लगभग करोड़ों में थी। लेकिन सर उसका अभी तक ना तो कोई एडमिट कार्ड आया और ना ही कोई परीक्षा का। मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे जो होता है केंद्र सरकार का विशेष योगदान होता है। और केंद्र सरकार अगर चाहे, रेलवे में पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि भर्ती इतनी लंबी लटकी हुई है, जबकि रेलवे इतना सटीक कार्य करता है। आपका NTPC का भी अभी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी आपके लगभग 1 करोड़ से ऊपर थे, जिसमें कि आपका 7 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कि विद्यार्थियों लास्ट शिफ्ट अभी आपका जुलाई में हुआ है या होने को है। लगभग मुझे ऐसी उम्मीद है। केंद्र सरकार का विशेष रुझान मुझे नहीं लगता कि देश में बेरोजगारी खत्म करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ जनता का पैसा इकट्ठा करके
और ये अपने तानाशाही पर उतरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर मैं आपसे एक और सवाल करने की उम्मीद करता हूँ, यही जी। मेरा आखिरी सवाल होगा। जी। तो और मैं सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो सर दे रहे हैं, ये जो आपको जवाब दे रहे हैं, यानी सवालों का, हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये हमारे समझ से तो बहुत बहुत अच्छे हैं। तो सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। तो सर मेरा एक लास्ट सवाल ये है, पंचायत में जो पद है 58,000 जी। भरे जाते हैं, उनमें पहली वार्ता कस्टिज्म को लेकर करूँगा, ऐसा क्यों? क्या अन्य योग, जैसे कि एक कहावत कही जाती है, बंदर बांट या तानाशाही करूँ, इस बात को मैं, आप जानते हो, जैसे कि मैं बंदर बांट कहूँ या तानाशाही करूँ, जो अपने, जैसे कि अगर कोई किसी कास्ट का है तो वो अपनी ही कास्ट के लोगों को उस जॉब के लिए अग्रेसिव करता है। सचिन जी, इसमें आप क्या आपके कहना चाहेंगे? सचिन जी, आपके इस सवाल से लगता है कि आप शिक्षा से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आपने काफ़ी अच्छे प्रश्नों को कलेक्ट किया है। और जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, ये वास्तविकता में बहुत गहरा प्रश्न है कि जो ये 58,000 पंचायत में अभी जो प्रधान का चुनाव हुआ, उसके बाद में पंचायत में एक पद पंचायत सहायक का और एक कंप्यूटर ऑपरेटर का रखा जाना है। जी। 58,000 जगह बताई जाती है। तो ये एक मजाक जैसा लगता है कि सरकार हम लोगों के पीछे मजाक जैसा कर रही है। ये इसलिए क्योंकि एक वेतन जो रखा है, उस वेतन को अगर गौर करें तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षित और अशिक्षित में कोई अंतर है। एक मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 201 रुपये मिलते हैं, लेकिन एक अभी जो करंट में निकला है उसके अकॉर्डिंग लगभग मुझे अंदाज़ा ऐसा ही है कि उसको 6,030 रुपये मिल रहे हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पर प्रशिक्षित है, कंप्यूटर सीखा हुआ है, जिसने कि हाई स्कूल इंटर काफ़ी अच्छे मार्क्स से किया है, उस व्यक्ति को मात्र 6,000 रुपये व्यक्ति मिल रहे हैं। तो योगी जी आप खुद बताएं इस बात को कि कौन योग्य कौन अयोग्य, कहाँ आपकी गुणवत्ता। ये तो एक मजाक है। आप विद्या अयोग्य और योग्य गुणवत्ता सभी को ध्यान में रखते हुए आप बात कहते हैं। मुझे नहीं लगता कहीं पे आपके किसी भी पद के लिए, जितने भी पद सृजित करते हैं आप, उनके लिए कि आप कहीं भी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात इन पदों की रही तो इसमें भी एक कास्टिज्म वाली बात और आई है, जिसमें मैंने विज्ञापन में देखा है। विज्ञापन में एक कास्टिज्म वाली आई है कि जिस जाति का प्रधान होगा, स्त्री या पुरुष, उसी जाति का कैंडिडेट वहाँ पर लग सकता है। यदि उस क्षेत्र में मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, पहले तो शायद ये कि शिक्षा का स्तर आप लोगों ने उस तरह का कर दिया है कि शायद ये किसी पे कि सर्टिफिकेट ना हो, यदि उसमें योग्यता हो या ना हो। लेकिन अखिलेश जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में इतना मैं कन्फर्म कहता हूँ कि उस पर सर्टिफिकेट तो होगा ही। चाहे वो कुछ काम मैं सरकारी विभागों में कई में देखता हूँ कि ऐसे लोगों को, अनट्रेंड लोगों को रख दिया है कंप्यूटर पर, चाहे वो बैंक में देख लो, चाहे वो आपका ये तहसील में देख लो, आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसमें देख लो, जहाँ पर कंप्यूटर पर वर्क होता है वहाँ पर लोगों को एक एक उंगली से टाइप करते हुए देखता हूँ, जैसे कहीं चिड़िया चोंच मार रही हो। क्या ये टाइपिंग करने का सही तरीका? उनको किस तरह से योग्यताधारी मान करके आपने रख रखा है, जो कि एक काम को करने में आधा घंटा लगाते एक व्यक्ति को, लेकिन एक प्राइवेट बैंक में काम करने वालों की स्पीड इस कदर होती है कि आपकी सरकारी बैंक कोई भी काम नहीं कर पाती, या फिर उनका सरकारी नेटवर्क नहीं आता है, या फिर वहाँ पर किसी भी तरह का झूठा झांसा दे करके व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है कि ये काम आज नहीं हो पाएगा, चाहे वो पासबुक चढ़ने का क्यों ना हो। कहाँ है आपका डिजिटल इंडिया? योगी जी, मोदी जी, आप बताएं मुझे, आपका डिजिटल इंडिया कहाँ है? मुझे इस चीज़ को बताने की कोशिश करें कि डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं, डिजिटल इंडिया है कहाँ? डिजिटल इंडिया तो यहाँ पर है भी नहीं। ये एक काम के लिए, पासबुक चलाने के लिए 2 घंटे वेट करवाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सर सॉरी आज नेटवर्क नहीं आ रहा। नेटवर्क नहीं है कि प्रिंटर काम नहीं कर रहा, अरे सर सॉफ्टवेयर हमारा काम नहीं कर रहा। तो ये तो डिजिटल इंडिया में यदि हमारी बैंक, हमारे व्यवसाय इस तरह से काम तो कैसे काम चलेगा? ये हमारा डिजिटल इंडिया बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। ये तो सर कंज्यूमर को गुमराह करने की बात है, बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन क्वेश्चन के माध्यमों से आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आपने सवालों के माध्यम से हमें कुछ बताया और हमें हमारे जो जनता है, हमारे जो शिक्षित विद्यार्थी हैं, उनके लिए कुछ मिला। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम आपको आमंत्रित फिर से करेंगे और आपको फिर क्वेश्चन के माध्यम से हमारे जवाब देंगे। सचिन जी, आपके स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा, आपसे वार्ता करके मैं बहुत खुशी हुई। और मैं एक साधारण सा टीचर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, मैं विशेषकर विद्यार्थियों के बारे में सोचता हूँ जी। और भविष्य में विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए जागरूक करने की कोशिश है कि मैं विशेषकर कुछ, जैसे कि अपने यहाँ पे यूसुफ मलाला जी, ये मेरे पथ प्रदर्शक के रूप में इनको मानता हूँ। और अपने भारती हैं कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि शिक्षा में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो मैं उनके पद चिन्हों पर ही चल रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे शिक्षा में इसी तरह से अपना योगदान देता रहूँ। आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है और आप विद्यार्थियों को जो सिखाना की कोशिश कर रहे हो, ये आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप जो टीचर होता है वो एक गुरु पिता के समान होता है। जो आपने ये बच्चों को जो भी सिखाया, बहुत बहुत अच्छी बात सिखाई। तो उम्मीद करते हैं सर आप ऐसे ही कुछ और सवाल के आंसर देंगे, तो हम आपसे अगले आने वाले समय में आमंत्रित करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी।